संरचना, ये आपके मन में ख्याल क्या है? देखिए, जब भी कोई काम करता है तो ये नहीं सोच के करता है कि मुझे ये करना है। कई बार जीवन और किस्मत आपसे वो करवाती है। आप देखिए, जब हम सब टेलीविजन पर देख रहे थे कि घर के लगभग 20-25 किलोमीटर पर दंगे हो रहे हैं। हम जब 1984 में हमने दंगे देखे थे, हम जब तब 9th क्लास में थे, वो भी हमने देखे किस प्रकार से हुजूम जाता था और साथ वाले घरों के सरदार परिवार को हम लोग बचाते थे। दंगा उसके बाद अब देखो इतनी कंफ्यूजन थी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन दंगाई है, कौन विक्टिम है। तो हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस। हमने बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग्स की हैं और इससे मिला कि नहीं, हमें करना चाहिए और हम 6-7 लोगों को जाना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ प्रेरणा जी में सभी को कि ग्राउंड जीरो बोलता है। तो हम ग्राउंड जीरो पर गए, जो हमें वहां दिखा, हमने लोगों से बात की, सबसे बात की, जो हमें वहां दिखा हमने वो लिखा। अब वो लिखकर हमने सरकार को दिया कि ये हमारी सिटीजन्स की रिपोर्ट है। उसके बाद लोगों ने हमें कहा कि आपने जितनी अच्छी रिपोर्ट लिखी है, आप इसको कंडेंस into book form, आप बुक फॉर्म में लेकर आइए उसको, कंडेंस एक्सपैंड। तो हमने उसको उसी किताब की फॉर्म में लाया जो हमने कहा ना कि धरने से दंगे तक का मॉडल। तो हम उसी फॉर्म में इसको लेके आए। हमारी चैप्टराइजेशन भी वैसे ही है एकदम, कि किताब लाए और हम तो सिंपल किताब लेकर आए। हमने सोचा कि नरेटिव की लड़ाई बहुत उतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोज को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किताब आ गई, किताब छप गई। सडनली जब ध्यान में आया कि ये किताब कहाँ से आ गई, तो इस जो जिसको कहते हैं जिहादी नेशनल इकोसिस्टम, इसको तो किताब लाना ये तो ईश्वर प्रदत्त था। जैसे किताब ले आए और बाकी वो कहाँ तक जाएगी और ईश्वर नहीं करेगा। ये तो सही बात है कि एक ईश्वरीय शायद काम का ईश्वरीय शक्ति थी, लेकिन जब ब्रेक लगी, अंकुर जी आप सडनली कहाँ से एंट्री मारी आपने और कैसे? दरअसल जब कोई कार्य बहुत ही अच्छी नीयत से करा जाता है तो भगवान उसके लिए अपने आप ही रास्ते बना देते हैं। तो हमें भी ट्विटर से ही पता चला था कि यह पुस्तक अचानक से विड्रॉ कर ली गई है और ट्विटर पर हमारे आप लोग जो समर्थक हैं, लगातार जो गरुड़ा को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी, हमें बोला कि इस पुस्तक को पब्लिश करना ही है, गरुड़ा को ही पब्लिश करना है। फिर उसके बाद में मोनिका जी के हैंडल पे भी लोगों ने काफी टैग करा। मोनिका जी ने अपने हैंडल से पूछा कि अभी हमारी पुस्तक विड्रॉ हो गई है, हम इसको अब आगे कौन प्रकाशित करेगा। तब लोगों ने उनके हैंडल को लगातार बहुत सारे मैसेज करके गरुड़ प्रकाशन से करवाई, गरुड़ प्रकाशन से करवाई, गरुड़ प्रकाशन से करवाई। गरुड़ प्रकाशन ने उस जनादेश को स्वीकार करा और आज आपके सामने बिल्कुल मुझे याद आया, बहुत सारे उस समय ट्वीट्स हुए थे और जैसे ही गरुड़ प्रकाश को अंकुर जी से मेरा पुराना परिचय था, जब अंकुर जी ने ट्वीट किया कि हम पब्लिश करेंगे तो मैंने वो रिट्वीट किया। मैंने कहा चलो कोई तो मर्द है इस प्रकाशन जो आता है बात करता है। लेकिन प्रेरणा जी एक बात बताइए, जब आप लोग, क्योंकि आप तीनों तेजस्वी महिलाएं हैं और तीनों महिलाएं जब दंगा क्षेत्र में ये जो एक्चुअल में आपने काम किया, मुझे लगता है शायद वो इन्वेस्टिगेटिव हमारे जो जर्नलिस्ट बनते हैं और जो मीडिया है उसने भी इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करे। जब आप लोग जाते थे तो आप लोगों को कुछ लोग इस तरह से मिलते थे, कुछ इलाके ऐसे होते थे कि भाई यहाँ आप क्यों पूछ रही है, ये क्या कर रही है, कई सारी मुश्किलें उस वक्त आई होंगी। बिल्कुल नहीं, एक भी मुश्किल नहीं आई। हमारे सामने आती ही मुश्किल। हम पहली बार नहीं गए, हम तो जब कुछ हुआ देश के जिस कोने में हुआ हम तो वहां चले गए। धारा 370 हटी, लोगों ने कहा वहां पर तो माहौल बहुत ये हो गया है, वो हो गया, हम वहां चले गए। श्रीनगर चले गए, वहां जाकर उन लोगों से पूछा आपको कोई दिक्कत है क्या, और मोनिका जी ने बिल्कुल भी आंख में आंख देख के उनसे बात करी जो उनके कमांडर बनते थे। तो हमें तो कभी भी परेशानी नहीं हुई और डर, हम क्यों डरे, हमें कुछ गलत कर रखा है क्या। हम तो पंकज नारायण जी जिनको घर में आके मार के गए थे, तब भी आप बात कर रहे थे कपिल जी की हमारे चीफ मिनिस्टर कहाँ थे, चीफ मिनिस्टर
और हम गए थे बस्तर के जंगलों में गए थे। बेच दीजिए, कहाँ बेचना है, जहाँ पे देख बोला है वहाँ चल जाए। बहुत ये जज्बा वाकई जो है, इस जज्बे की जितनी तारीफ की जाए कम है। पर कभी भी एक जो संजय दत्त की फिल्म याद आ रही खलनायक संजय दत्त नायक थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फिल्म चली तो फिल्म में खलनायक का लोगों ने बड़ी सारी उंगलियां उठाई कि भाई क्या बात है, एक नायक हो क्या। ये पूरा आपको लगता है ये पूरा जो प्रकरण है, जिस तरह से आपको इस पूरे मामले में खलनायक बनाया गया, आपको लगता है आपकी जिंदगी का ये शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो खड़ा होता है लोगों की आवाज बनने के लिए, अचानक उसे दिल्ली के इतने बड़े दंगे, 50 लोगों की जान, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान जाती है, उसका खलनायक आपको पूरा डिपिक्ट कर दिया, पिक्चर बना दी जाती है। तो आपको कभी लगता है इस जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ? शायद कभी पीड़ा भी होती है इस बात की? हाँ, पीड़ा तो होती है, बिल्कुल होती है पीड़ा। पीड़ा इसलिए होती है कि सामने से देख रहे हैं कि कत्ल कौन कर रहा है, मार कौन रहा है, साजिश कौन कर रहा है, हथियार कौन ला रहा है, फंडिंग कौन ला रहा है, और उस झूठ को बिकते हुए, लेकिन साथ साथ ये गर्व महसूस होता है कि कितनी भी तो कोशिश कर ली, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गए सच के साथ खड़ा है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स में झूठ छाप सकते हो, वॉशिंगटन पोस्ट में झूठ छाप सकते हो, लेकिन देश की जनता, देश के लोग, उनको आप झूठ नहीं बता सकते। उनको पता है आतंकवादी कौन है, उनको पता है असली दंगाई कौन है, वो कहाँ बैठे हुए हैं और कैसे वो लोग इसलिए सरकारों में पद विभूषण कर पाते थे देश को जलाने के लिए। मैं कुछ लाइन बोलना चाहता था, अपनी बात में जब बोल नहीं पाया, बिल्कुल बोलिए। जरूर बोलना चाहता हूँ। गौरव चौहान है, इलाहाबा के कवि हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने इसी दंगों के ऊपर ये लाइन लिखी थी, हम गलियों में प्यार के मंजर जुटाए बैठे हैं, हम गलियों में प्यार के मंजर जुटाए बैठे हैं, और वो छतों पर पत्थर सजाए बैठे हैं, और वो छतों पर पत्थर सजाए बैठे हैं। हम तो रसखान कबीरा की पोथियां बांचे, हम तो रसखान कबीरा की पोथियां बांचे, लेकिन वो भड़काऊ मुनव्वर बनाए बैठे हैं, भड़काऊ मुनव्वर बनाए बैठे हैं। हमने तहजीबे लखनऊ का भरम रखा, हमने तहजीबे लखनऊ का भरम रखा, वो तो लाहौर पिशावर बनाए बैठे हैं, वो तो लाहौर पिशावर बनाए बैठे हैं। हम तो चुपचाप रहे राम की विजय पर भी, हम तो चुपचाप रहे राम की विजय पर भी, वो नागरिकता पे बवंडर बनाए बैठे हैं। हम हमीदो कलाम की सजाएं तस्वीरें, हम हमीदो कलाम की सजाएं तस्वीरें, लेकिन वो अफसर के कैलेंडर बनाए बैठे हैं, वो अफसर के कैलेंडर। बिल्कुल, ये आपने ये जो कविता तो बहुत, लेकिन कपिल जी, आप जिस तरह की हेट पूरे कैंपेन का शिकार हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे तो शायद ये भी याद है आपके परिवार को लेकर भी कुछ ट्वीट हुए, मतलब घर के बच्चों को लेकर भी कुछ लोगों ने इस तरह की है, तो ये हेट आपने ये कभी विचलित किया या आपको और मजबूती दी? क्योंकि शायद आपने हिंदू सिस्टम उसके बाद शायद शुरू किया, इससे पहले? बिल्कुल अशोक जी, परिवार को टारगेट किया गया, बच्चों को की फोटो डाली गई, मेरी माता जी को, मेरी धर्मपत्नी को, हम सबके बारे में। और ऐसे ही नहीं कि केवल सोशल मीडिया पे टारगेट किया जा रहा हो, असली में भी, शारीरिक तौर पर भी, तो कुछ ना कुछ किया जाए। इस प्रकार की बातें, धमकी, फोन। मेरे पास एक बार तो ऐसा हुआ कि 4 दिन तक लगातार कुवैत से, इंडोनेशिया से, इधर सारी गल्फ कंट्रीज से, उधर से कंटिन्यूअस 4 दिन तक मेरे घर में जितने लोगों के फोन है, सबके फोन पे केवल फोन ही आते रहे, और हर फोन पे यही था कि मार डालेंगे, हत्या कर देंगे, घर से निकलोगे तो खत्म कर देंगे। उस तरह का पूरा एक अभियान चलाया गया है, चलाया जा रहा है। देश के एक खास समुदाय को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उनका दुश्मन केवल एक ही चेहरा है, इसी को मार दो, खत्म कर दो, उसी ने तो सब कुछ किया है, वो सब है। लेकिन और उससे विचलित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि तो परिवार तक भी बात आती है। लेकिन ये बात भी है कि मुझे समझ में आया कि वो क्यों मुझे टारगेट कर रहे हैं। वो मुझे एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आज एक कपिल मिश्रा को इतना कुचल दो, इतना खत्म कर दो, ऐसा खलनायक बना दो कि कल कोई दूसरा बनने की कोशिश ही ना कर पाए, हिम्मत ही ना कर पाए। अगर किसी ने बोल दिया कि मेरी सड़क खाली करो, और उसका ऐसा हाल बनाओ, उसको ऐसा विलेन बनाओ, उसको ऐसा आतंकी घोषित कर दो कि कल हमारे दरवाजे पे भी अगर वो आगे खड़े हो जाए तो मैं
की साहसी ना होगी, बोलेंगे तो ये तो हमें आतंकी बना देंगे। तो वो उनके पेट में दर्द इसीलिए कि आज एक खड़ा हुआ है, एक से नहीं करते हो, लेकिन आज एक खड़ा हुआ है तो कल हजारों खड़े हो जाएंगे। इसके कारण तो इसीलिए ये संकल्प लिया कि फिर हजारों खड़े करने ही हैं, और इसीलिए हमने ये इकोसिस्टम बनाया। और बनाया तो क्या, बनाने के बारे में बोला और बोलते ही आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। जो लोग 26/11 जैसे आतंकी हमले को भी आरएसएस की साजिश बताते थे, वैसे दिग्विजय सिंह जैसे लोग वो हिंदू इकोसिस्टम के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे कि 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा आपका पुराना डेटा है, अभी 20,000 की 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और ये इसको बाकी एक बहुत अच्छी पहल है। और अब मैं जब मिला अभी सुबह इस कार्यक्रम में, तो मैंने कपिल जी से यही कहा कि पहले लगता था कि किसी के साथ कुछ हो जाए तो बिल्कुल कोई आवाज उठाने वाला नहीं, अकेला, लेकिन अब लगता है कि एक भाई है जो कोई भी हिंदू के साथ कुछ गलत होता है तो कम से कम दिल्ली में एक भाई तो है जो उसके लिए खड़ा होता है। बहुत बड़ा उनको इतनी दुआएं मिलेगी, मतलब मैं कह नहीं सकता। पूरे देश की दुआएं आपके साथ है। पर एक बात मोनिका जी और आप प्रेरणा जी, आप दोनों से, क्योंकि आप कानूनी पेचीदगियों में दिन भर रहती हैं, अदालतों में जो चलता है, और आप यूनिवर्सिटी में रहती हैं। ये जो पूरा जो नैरेटिव जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों को लेकर भी, ये पूरा नैरेटिव जो है, इसके आपने बहुत अच्छी तरह से मोनिका जी ने पूरा बताया कि कैसे रिलेवेंस होती है। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटीज में अगर जाते हैं, वहाँ यंग जितने हैं, क्योंकि ये मीडिया उस नैरेटिव ऐसा जो शाहरुख को अभिषेक मिश्रा बता देता है। और आप ये देखिए अभी जिस हम बात कर रहे हैं अंकित शर्मा की, अंकित के शरीर पर शायद 55 घाव थे, लेकिन जब पहले जब ये खबर आई तो शायद किसी ने 80 लिखा था। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है, उसकी हेडिंग ये कहती है ये झूठ है कि अंकित के शरीर पर 80 घाव, और मीडिया झूठ चला रहा था। 80 घाव नहीं थे, 55 घाव थे। मतलब ये भी नैरेटिव है कि 80 घाव नहीं थे, 55 घाव थे, 55 ही तो थे, कोई बात नहीं, 80 झूठ थे तो आप इतना बड़ा चढ़ा के बता रहे। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, ये यंग्स के माइंड पर कैसे असर डाल रहा है आपसे। और मोनिका जी, ये जो कानूनी पेचीदगी है इस मामले में, क्योंकि हमको यही लगता है कि चाहे दिशा रवि आज हम देख रहे हैं, दिल्ली दंगा देख रहे हैं, ये सब चीजें किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी। क्या हम ये देख पाएंगे कि दिल्ली के वास्तव में अपराधी जो हैं, क्या वो सजा, कभी जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक लोग उनको आरोपी ही कहेंगे, और मीडिया में डिबेट चलाता रहेगा कि नहीं वो तो निर्दोष है, असली गुनाहगार तो बाहर है क्योंकि बीजेपी है। तो क्या उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक ये लड़ाई पहुंचेगी? प्रेरणा जी आपसे। ये जब 14 तारीख 15 तारीख दिसंबर की बात कर रही हूँ, जब सारा कुछ जामिया के अंदर सारा दंगे शुरू हुए, वहाँ की लाइब्रेरी से वो झूठ शुरू होता है, वहाँ पर बाहर के लोग आए, और मैं उन ग्रुप्स में हूँ, एक शिक्षिका होने के नाते टीचर्स के ग्रुप में सारी रात मैं उन टीचर्स के साथ हूँ, उस ग्रुप में जहाँ सारी रात ये चलता रहा कि कैसे कौन लोग, पुलिस कैसे बर्बरता कर रही है और क्या हो रहा है। सारा झूठ उन ग्रुपों पर चल रहा था। उसके अंदर मैसेज आ रहे थे कि ये डॉक्टर, ये एम्स का डॉक्टर, ये वहां का डॉक्टर, ये वकीलों की लिस्ट है, ये डॉक्टरों की लिस्ट है, इनसे कांटेक्ट करें जब कुछ हो जाए। और उसके बाद हमारे बच्चों को, हमारे भी बच्चों को किस तरह से बदला लिए जाते हैं। वो सीए के समय में जब वो सब चल रहा था, तो मैंने देखा कि बच्चे सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब वो इस स्थिति पर थे कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे, जो बता दिया गया उसी को सच मान रहे थे। मैडम वहां पर तो बच्चे को मार दिया, वहां तो ये कर दिया, जामिया में, लाइब्रेरी में ऐसा करना तो गलत है ना। मतलब झूठ का इतना प्रोपेगेंडा चलता है कि सच वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है। दंगाई के हाथ में पत्थर को बता दिया था कि तो पर्स था हाथ में, ये भी एक फेक नैरेटिव चलाई। बिल्कुल। और आज ही मैं देख रही थी, 2 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामचंद्र कॉलेज में, इन्हीं दिनों में जब वो नारे लगे थे, बस्तर मांगे आजादी, नागालैंड मांगे आजादी, वो सारा, तो ये कोशिश करते रहते हैं कि बीच बीच में इस तरह का छात्रों को भड़काना और वो करना और उनको अपने प्रोपेगेंडा का शिकार बनाना। लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हूँ और बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र अंत में जानता है कि वो किस
मोनिका जी। एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ कि ग्रेटा ने टूल पिक लीक कर दिया। अच्छा, अब शायद चौथी या पांचवी बार ग्रेटा का नाम लिया। मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्यों कह रही हूँ कि मुझे याद है कि लगभग 10 साल हो गए हैं और तब तो मोदी सरकार तो 2014 में आई, शायद 2010 के आसपास हमने कई सारे केसेस फाइट किए। दिया बत्रा जी का शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, उसकी मैं लॉयर थी, उनके केसेस में फाइट करती और उनके केसेस क्या थे मैं तब देखती। और मुझे ध्यान है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह जी की जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी बेटी उपेंद्र कौर, उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी हिस्ट्री की, उन्होंने एक कोर्स कंपाइल किया इंडियन कल्चर, एंशिएंट इंडियन कल्चर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था A.K. रामानुजन का आर्टिकल जो मैंने अभी कहा। उस आर्टिकल में आपको पढ़ाना था कि रामायण के बारे में, एंशिएंट कल्चर के बारे में हिंदुस्तान के। अब ये जनरेशन को स्पॉइल कैसे करते हैं। उस आर्टिकल में पढ़ाया जाता था रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण ने एक सेब खाया, उससे गर्भ धारण हुआ, उसको घर से बाहर निकलने में शर्म आती थी, उसने छींक मारी और सीता पैदा हुई। रावण लक्ष्मण और सीता जी के अनैतिक संबंध थे। हनुमान जी रात को शयन कक्षों में विचरा करते थे ये जानने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह की भक्ति बातें। तो हमने वो केस फाइल किया। जब केस फाइल किया और अल्टीमेटली हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया कि हम वाइस चांसलर को पूरा केस मटेरियल देंगे, उनके साथ परस्यू करेंगे। ये सब कांग्रेस की सरकार ने बोला, लगातार करते रहे। तो उस समय फिर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि दिस इज एन ऑफेंडिंग कोर्स मटेरियल, वी विल विड्रॉ इट। यूनिवर्सिटी ने वो कोर्स मटेरियल पूरा विड्रॉ कर दिया। जैसे ही विड्रॉ किया, यहाँ तो पैनल डिस्कशन, तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, सेक्युलराइजेशन ऑफ एजुकेशन, डर कैसे गए बताओ, हम भी आ जाते। अच्छा, हमें लगा इट वाज जस्ट वन केस आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ केसेस, किसमें हुआ क्या है। तब ध्यान आया हमारे ऑफिस में लाइन लगी, जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी नेशनल मीडिया है, जितने भी आप माने मैगजीन्स हैं, बड़ी से बड़ी मैगजीन जैसे आज हो रहा है, सब जगहों पर आर्टिकल्स छप रहे थे तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हमने कहा ये तो हेट स्पीच थी, हमने कुछ नहीं कहा, सिंपली हमने कोर्ट को अप्रोच किया रूल ऑफ लॉ में, उसको हमने विड्रॉ करवा दिया। लेकिन एक ऐसी लॉबी थी जिसने हमें ऐसा बना दिया कि सिर के ऊपर दो सींग हैं जैसे। पर हमने ना पत्थर मारा, ना हमने किसी के शीशे तोड़े, ना हमने मुर्दाबाद कहा, ना लॉ को इकट्ठे किया, केवल कोर्ट में केस फाइल किया था। और इतना बड़ा कैंपेन चलाया गया। फिर वेंटी डॉनिगन, पेंगुइन पब्लिशर्स ने एक और किताब छापी, हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। उसमें कहते हैं कि रानी झांसी शी वाज लॉयल टू द ब्रिटिश। मैंने बताया कि विवेकानंद जी और गांधी से पूछा गया व्हाट विल यू हैव इन डिनर, उन्होंने कहा गोमांस परोसा जाए। और ऐसा भद्दा वर्णन शिवलिंग का कि मैं बता नहीं सकती। और कोई उसके फुटनोट्स नहीं, थोड़े बहुत फुटनोट्स, और वी हैव रेफर्ड टू शशि थरूर's राइटिंग्स आल्सो। इतनी सुपरफिशियल, इतनी करप्टेड किताब, उसके खिलाफ हमने केस फाइल किया। हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया। हम लगभग शायद 2-2.5 साल उस केस में जाते थे। हमारे 80 साल के दिनांक बत्रा जी वहाँ खड़े होते थे, पेंगुइन नहीं आता था, पेंगुइन पे कॉस्ट लगती गई कोर्ट में। अल्टीमेटली हमने समन भिजवाई वेंटी डॉनिगन को, शिकागो के प्रोफेसर को। शी गॉट अफ्रेड दैट शी हैज टू कम फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। जो भी हुआ, पेंगुइन का हमारा फोन आया कि वी वांट टू विड्रॉ दिस बुक, एक थर्ड रेट किताब है, कुछ नहीं है इस किताब के अंदर। हमने 2-2.5 साल के बाद समझ आया कि थर्ड रेट किताब है। हमने कहा बात हुई, मोस्ट वो हमारे ऑफिस में आए, वी वर हैविंग चाय, वी वर हैविंग समोसा, आराम से कहा कि वी आर जस्ट विड्रॉइंग दिस बुक, वी विड्रॉ योर केसेस। आई सेड फाइन। हमने तो ये कहा कि अच्छा, हमने किताब विड्रॉ कभी नहीं मांगा। हमने कहा था कि इसमें जो 5-6 ऑब्जेक्शनेबल पैसेजेस हैं, जो महापुरुषों के बारे में गलत कह रहे हैं, आपके पास कोई फुटनोट नहीं है, कुछ सोर्स नहीं है, आप इसको प्लीज विड्रॉ कीजिए, केवल पैसेजेस को विड्रॉ करो। पेंगुइन ने विड्रॉ किया। नेक्स्ट अरुंधति रॉय का आर्टिकल छपा, कौन से न्यूज़पेपर में, पेंगुइन बताओ मैं आ जाती, मैं मदद कर देती, तुम डर क्यों गए। आराम से चाय समोसे दे रहे, पेंगुइन कौन सा डर गया, हमने कौन सा डरा दिया। उन्होंने कहा थर्ड रेट किताबें विड्रॉ कर रहे हैं इसको। हमने कहा भी किताब विड्रॉ करो, हमने पैसेजेस खराब है, ये क्रिमिनल ऑफेंस लगता है, इसको विड्रॉ कीजिए। लेकिन उसके बाद जब पूरा वो कैंपेन चला तो वो हमने सहा है। वो 2010 के आसपास, 11 के आसपास थे, वो हमने सहा है। लगातार
कंट्री के खिलाफ या महापुरुषों के खिलाफ हेट लिखी होती है। हम वहाँ केसेस फाइल करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ को पालन करते हैं, लेकिन ये तो कोर्ट के खिलाफ चले जाते हैं, मैजिस्ट्रेट के खिलाफ चले जाते हैं, लॉयर के खिलाफ चले जाते हैं। पूरा इको सिस्टम है। जब इसको मैंने कहा और उसके बाद इस इको सिस्टम को हमने कितने ही फैक्ट फाइंडिंग्स में देखा, दिल्ली दंगों में देखा, हमारी किताब कैसे हुई तब देखा, और आज किसान आंदोलन में देख रहे हैं। और आज जब बेटा खुद एडमिट करती है, हाँ हम कर रहे हैं, हाँ जो आप सोच रहे थे हम वो सब कर रहे हैं, जल्दी से मैंने इस टूल किट को, प्लान ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज कर दिया। तो मैं कह रही हूँ ये तुम 10 साल से कह रहे थे कि तुम ये कर रहे हो, एडमिशन इन लॉ, दे हैव एडमिटेड टू देयर क्राइम। आज हम बोल रहे थे, प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे 1+1 करके कि देखिए दे आर पार्टनर्स इन क्राइम। आज वो खुद कह रहे हैं कि यस वी हैव डन दैट क्राइम। हाँ ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमने की है। इसलिए जो लॉयर्स फैक्ट पे बेस्ड होते हैं और नरेटिव को फॉलो नहीं करते, उनको पता चलता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। प्रशांत भूषण जी एक अच्छे वकील हैं, उन्होंने ट्वीट किया एफआईआर लॉन्च कर दी घटना के केस में, पर हर वकील जो कोर्ट में केसेस करता है, जो जेन्युइनली एक वकील है, उसको पता था। वंडरफुल। अब एक बार एफआईआर लॉन्च हुई है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत लॉन्च हुई है, इसमें एक व्यक्ति होगा, 100 व्यक्ति होंगे, 1000 व्यक्ति होंगे, पूरी चेन को कंप्लीट किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा, सारे विटनेसेस को लाया जाएगा, और जिसका जो रोल है वो पता किया जाएगा, ताकि दिल्ली में फिर से ऐसी साजिशें ना हो, दिल्ली फिर से दंगों की चपेट में नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए शायद